हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजरवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के पढ़ लिए थे। बीच में आपके समर हॉलीडेज थे, समर कैंप चल रहा था, तो आप जो है ये चैप्टर को थोड़ा बहुत तो भूल गए होंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेंगे इस चैप्टर को, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया था चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली हमने सबसे पहले बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। ठीक है, इस चैप्टर में कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, जो कि सेम हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, लिखा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लास 9th में भी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी। तो वहां पर हमने काफी सारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखे थे कि क्या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती है। लेकिन उसके कुछ पोस्टुलेट्स जो है वो आगे फॉलो नहीं हो पा रहे थे, है ना, जो कुछ क्या बन गया, उसके ड्रॉबैक बन गए। जैसे कि हमने बात की, जैसे डाल्टन ने कहा कि जो एटम है तो वो क्या है, इनडिविजिबल है, यानी कि आगे उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। चलिए, तो यहाँ पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, अच्छा एटम है, क्या कहा था उन्होंने कि जो एटम है उन्हें वो इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन हमें पता है कि जो एटम है वो डिविजिबल है, उसको आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनकी डिस्कवरी हमने पढ़ ली थी। डिस्कवरी के बारे में हमने बात कर ली थी, कैसे कैसे ये डिस्कवर हुए। अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग जो एटम की, देखो ये जो पार्टिकल्स है, डिस्कवरी तो हो गई, एटम की भी हो गई, पार्टिकल्स की भी हो गई। लेकिन इन पार्टिकल्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है हमारे एटम में, यानी कि बेसिकली एटम का स्ट्रक्चर है कैसा, इस पर जो है अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए। जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया सबसे पहले, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। इसके बाद जो हम अभी मॉडल जो हम देखते हैं अभी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, तो उसको तो खैर हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसको हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्टार्टिंग से जो एक एक करके जो है अलग अलग मॉडल्स आए, हम उनके बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके साथ साथ अलग अलग थ्योरीज आई, जैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर आया जो मॉडल जो हम अभी यूज करते हैं, यानी कि जो हमें एग्जैक्ट पता है जो एटम का स्ट्रक्चर है, वो वाला मॉडल आया। ठीक है, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, कि क्यों ये जो मॉडल है ये आगे नहीं चल पाए, है ना, क्या चीजें हैं जो उन्होंने सही बताई, क्या चीजें हैं जो सही नहीं बता पाए, उसी पर ही हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, बीच बीच में कुछ नई थ्योरीज भी आई, उनके बारे में भी हम बात कर रहे थे। तो एक बार हम चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो चलिए, सबसे पहले बात आती है मैटर की। सबसे पहले आते हैं जॉन डाल्टन और वो बताते हैं मैटर के बारे में। ठीक है, फिर सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पता चलता है। फिर पता चलता है कि मैटर बने हुए हैं एटम से मिलकर के। और ये जो एटम है, ये जो वर्ड आया है एटम, ये आया है ग्रीक वर्ड एटोमियो से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इसीलिए क्या कहा गया, इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कहा कि एटम क्या है, इंडिविजुअल। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसी भी मैटर की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम ही है। जैसे हम कहते हैं हम कोई घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, ईंट लगा करके ही घर बनेगा, है ना। तो वो ईंट क्या है, उस घर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो किससे मिलकर के बना है, सेल से मिलकर के बना है ना। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, और हमारे जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो बनती है। लेकिन इसके जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। ठीक है, वैसे ही कोई भी, जैसे ये मान लो ये मार्कर हमने बना, इसकी भी तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगी, किसी एक छोटी सी चीज से मिलकर के ये पूरा मैटर बना हुआ होगा। तो वैसे ही यहाँ पर एटम क्या है, किसी भी मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमें बताया गया, ये हमें पता है। ये जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इतने स्मॉल की हम इन्हें देख भी नहीं सकते हैं नेकेड आइज से, तो ज्यादा स्मॉल ये पार्टिकल्स होते हैं। फिर जॉन डाल्टन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बात की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, मास के बारे में हमें पता चला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज करती है। ठीक है, चलिए बाकी की पॉइंट्स थे कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने कहा था कि ये जो मैटर है ये बना हुआ है टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से जिनको हम एटम कहते हैं। ये जो एटम है ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ना ही ये डिविजिबल है, यानी कि ना ही इनको डिवाइड किया जा सकता है। फिर उन्होंने बात की कि जो एटम है स्पेसिफिकल एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होंगे मास में, साइज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि कोई सारे एटम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के जो एटम है जरूरी नहीं कि वो सेम हो, वो आइडेंटिकल हो मास में या साइज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में तो लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन जैसे हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो एक एलिमेंट के है ना, एक एटॉमिक नंबर, एक जो एलिमेंट है उसके कई सारे आइसोटोप होते हैं। जैसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। कार्बन की बात करें, कार्बन के भी अलग अलग आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 14, अलग अलग आइसोटोप्स हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है उनका, लेकिन मास क्या है उनके डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है। बाकी यानी कि इसको हम आगे देखते हैं ड्रॉबैक्स में। फिर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजेस डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। बाकी ये पॉइंट तो सही है, डिफरेंट एलिमेंट जो है उनके डिफरेंट मासेस होते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। के अलावा जो कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। जब डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियोज में तो हमारे कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, नॉट देयर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर बात की गई कि रीअरेंजमेंट, सेपरेशन, कॉम्बिनेशन ये सब तो हो जाता है लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम देखते हैं डिस्ट्रक्शन भी होता है। ये हम आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात की तो की पॉस्टुलेट्स हैं। तो देखो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उन्होंने कहा कि एटम इनडिविजिबल है लेकिन एटम्स होते हैं डिविजिबल, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ही। फिर आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि जो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सभी सेम होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सेम एलिमेंट के एटम जो है उनके डिफरेंट मास हो सकते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकते हैं। प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे, इसलिए तो मास नंबर से, इसलिए तो एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात है कि एटम को जो है ब्रोकन डाउन किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ड्यूरिंग एनर्जी रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने अजम्पशंस देख ली थी। उन्होंने कहा था कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने देखा कि डिवाइड किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। क्या बात की थी डिस्कवरी के बारे में? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देखी। सबसे पहले एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्ज यानी कि सेम चार्जेस, वो क्या करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस यानी कि डिफरेंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में बात की। तो एक सही इस डायग्राम से ही हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ सकते हैं। यहाँ पर लगा गई कैथोड और यहाँ पर लगाया गया एक एनोड। ये दो इलेक्ट्रोड हमारे पास थी। कैथोड जो हमारी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है और एनोड जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। आपको याद कैसे रखना है, देखो एनायन आपको पता है, एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन। अब एनायन से हम देख सकते हैं कि एनोड जो है वो एनायन जैसा ही है। एनायन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड क्या होंगे, जस्ट अपोजिट, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेम सेम नहीं, कोई बच्चे जो है एनायन को एनोड को सेम समझ लेते हैं और एनायन भी नेगेटिवली चार्ज और एनोड भी नेगेटिव कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड हमारे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, ऐसे अब एनोड को कर लिया परफोरेट, परफोरेट यानी कि बीच में क्या है उसमें होल्स कर दिए, पोर्स कर दिए हैं। ठीक है, लगा दी गई है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर दी गई है। और ये फ्लोरोसेंट कोटिंग से क्या होता है कि जब इस पर कोई पार्टिकल टकराता है ये क्या होती है, ग्लो करती है। जैसे हमारे टेलीविजन है, पहले के जो टेलीविजन थे उन पर भी क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो टेलीविजन है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है
कि जब हमें दिखता है ना, जो स्क्रीन ग्लो करती है, जब हमें क्या होता है, जब भी हम टीवी देखते हैं, जो भी हम कार्टून या जो भी हम देख रहे हैं, कुछ भी चीज हम न्यूज देख सकते हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, तो वो स्क्रीन जो है वो चमकती है, तो वो भी किससे बनी हुई है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से ही बनी हुई होती है। दो तरह के मटेरियल होते हैं, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो होते हैं जो सीज टू ग्लो नियरली इमीडिएटली व्हेन द रेडिएशन सोर्स स्टॉप। जैसे ही हमने रेडिएशन सोर्स को बंद किया, वैसे ही ये क्या करते हैं, ग्लो करना बंद कर देते हैं। लेकिन फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं कि अगर सोर्स से लाइट बंद, सोर्स से अगर हमने रेडिएशन बंद भी कर दी तो भी जो है ये कुछ समय के लिए ग्लो करेंगे। ठीक है, आपने अलग अलग बल्ब देखे होंगे, कुछ बल्ब तो ऐसे हैं जो आप बंद करते हो तुरंत बंद हो जाते हैं, कुछ बल्ब आपने देखे होंगे आप बंद करते हो तो थोड़ी देर तक ग्लो करते हैं, थोड़ी देर तक चमकते हैं, फिर बाद में बंद होते हैं। तो यही बात है फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट की। ठीक है, चलिए, तो ये जब पार्टिकल इस पर टकराएंगे तो ये ग्लो करेगा, जैसे रेडिएशन स्टॉप होगी ये भी ग्लो करना स्टॉप कर देगा तुरंत। तो यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया, ये हमारी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है। इस तरीके से यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी है। अब यहाँ से क्या किया गया, जैसे हमने इसको ऑन किया वैसे हमने देखा कि यहाँ से कुछ पार्टिकल जो है वो जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव से पार्टिकल जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं पार्टिकल। तो पार्टिकल यानी कि रेज जा रही है ना, रेज में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। पहले तो हमें पता नहीं था वो पार्टिकल्स हैं, पहले तो केवल रेज दिख रही थी। क्या दिख रही थी, केवल रेज दिख रही थी। तो रेज जो है वो जा रही थी और पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकरा रही थी या फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही थी, तो हमें पता चल रहा था कि यहाँ से रेज जा रही है। फर्दर हमें पता चला कि ये जो रेज है ये रेज नहीं, ये पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव से। यानी कि ये पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे या ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, कैसे आप बताएंगे। देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज तो होंगे ही, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होते तो पॉजिटिव की तरफ कभी नहीं जाते। ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, इसलिए हमने लाइक चार्जेस पढ़े थे अभी, लाइक और अनलाइक चार्जेस। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज होंगे, इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे। तो यहीं से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो हमें पता चला ये पॉजिटिवली चार्ज जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलिए, तो काफी चीजें हमें यहाँ पर पता चली। अच्छा, ये जो फ्लोरोसेंट कोटिंग लगाई गई ये थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, ZNS आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो जब भी ये टकरा रहे थे, ये पार्टिकल टकरा रहे थे, स्क्रीन क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। यही था एक्सपेरिमेंट हमारा। अब इसके बारे में थोड़ा और कुछ चीजें देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगा दी गई थी, एनोड को कर दिया गया था परफोरेटेड, ये कैथोड है, यहाँ से रेज जा रही थी। तो क्या देखा गया कि ये रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड, हम इलेक्ट्रॉन्स भी बोल रहे हैं, पहले कैथोड रेज कहा गया, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। इनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, पार्टिकल्स से कंसिस्ट, यानी कि पार्टिकल्स थे ये स्ट्रेट लग तो रहा था कि रेज हैं, लेकिन क्या थे ये, रेज में क्या थे, पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही रे बनी हुई थी। पार्टिकल कंसिस्टिंग कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, कैसे नेगेटिवली चार्ज थे। ये क्या कर रहे थे, दे कैन आयनाइज गैस। ठीक है, ये हीट कर रहे थे जब इन्हें हिट किया जा रहा था। ये क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे थे जब ये हिट कर रहे थे, है ना, जब ये टकरा रहे थे तो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे। चार्ज बाय मास रेशियो की बात करें तो चार्ज बाय मास रेशियो पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बाकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। फिर उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इस तरीके से इसका साइन है। इसको चार्ज बाय मास रेशियो को उन्होंने मेजर किया था, तो वो आया था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम केजी इनवर्स। ठीक है, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने देख लिया था चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है। चार्ज निकल गया है, चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता है, तो आसानी से हम मास भी निकाल सकते हैं। तो चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻⁻9, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिवली चार्जड है। तो चार्ज बाय मास रेशियो आ गया हमारा 1.75 इंटू 10⁻11। वैसे हमें चार्ज तो पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या हम मास निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन का मास आगे फाइंड भी
किया था। चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो मॉडिफिकेशंस क्या क्या किया, कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड था, होल क्रिएट किया गया था एनोड में, जैसे हमने कहा परफोरेटेड था एनोड, ठीक है। ZNS स्क्रीन यानी कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई, ये मॉडिफिकेशन किए गए बाद में, क्योंकि देखो रेज तो आ रही थी, स्क्रीन नहीं थी, तो पता नहीं चल रहा था ना, ऑब्जर्व हम नहीं कर पा रहे थे। ZNS की स्क्रीन लगाई गई, पार्टिकल जब हिट कर रहे थे वो ग्लो कर रही थी, तो पता चल रहा था, ऑब्जर्वेबल था। चलिए तो रिजल्ट क्या रहा कि कैथोड रे क्या है, विजिबल। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। देखो पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे, देखो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर यहाँ पर इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करें यानी कि इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव की, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेंगे। फिर कैथोड रेज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैसेस। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, फिर इन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो ए बी और सी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेट भी लगाया गया है और इलेक्ट्रिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। अगर देखो नॉर्मल है तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, जहां पर हमें बी दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जो कि हमें दिख भी रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो भी वो पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शंस दिख रही है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इस पर ये डिपेंड करता है। चलिए बाकी चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता है, चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, तो मास हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया था। फिर हमने देख ली थी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसकी मदद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट यहाँ पर कर दिया, जो कि 9.1 × 10⁻³ kg। कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।